वेलकम। आज के ई लेक्चर में हम थर्मोडायनेमिक स्केल ऑफ टेम्परेचर के बारे में, ऊष्मागतिक ताप पैमाना क्या होता है इसके बारे में स्टडी करेंगे। ऊष्मागतिक ताप पैमाना थर्मोडायनेमिक स्केल ऑफ टेम्परेचर। अभी तक आपने जितने भी थर्मामीटर्स पढ़े हैं वो सभी उनमें प्रयुक्त होने वाले द्रव्यों के गुणों पर निर्भर करते हैं। जैसे मरकरी तापमापी में पारी के रेखीय प्रसार पर, गैस तापमापी में गैस के आयतन प्रसार पर तथा प्रतिरोध तापमापी में पदार्थ के प्रतिरोध पर। इन सभी तापमापियों के पाठ्यक्रम पूर्णतः समान नहीं होते, अतः किसी निकाय का यथार्थ तापमापन के लिए एक ऐसे पैमाने का उपयोग होना चाहिए जो पदार्थ के गुणों पर निर्भर नहीं करता हो। वैज्ञानिक केल्विन ने सर्वप्रथम कार्नोट इंजन पर आधारित एक ताप पैमाने की कल्पना की, जिसे थर्मोडायनेमिकल ताप पैमाना कहते हैं। इसका कारण है कि कार्नोट इंजन की दक्षता इंजन के कार्यकारी द्रव्य के गुणों पर निर्भर नहीं करती, बल्कि उन तापों के पर निर्भर करती है जिनके मध्य इंजन कार्य कर रहा है। माना कि रिवर्सिबल कार्नोट इंजन θ1 ताप पर Q1 ऊष्मा ग्रहण करता है और θ2 ताप पर Q2 ऊष्मा निष्कासित करता है। उस समय एफिशिएंसी बराबर 1 - Q2/Q1 के द्वारा दी जाती है, जिसे हमने इक्वेशन 1 मार्क किया है। चूँकि कार्नोट इंजन की दक्षता दोनों तापों θ1 और θ2 पर निर्भर करती है, इसीलिए दक्षता इन दोनों तापों का फलन होगी। एफिशिएंसी इज ए फंक्शन ऑफ θ1 एंड θ2। इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 2 जो है वो है ईटा बराबर F θ1 θ2। तो इक्वेशन 1 के लेफ्ट हैंड साइड में से पुट कर दीजिए और उसके बाद उसे Q1/Q2 के फॉर्म में, Q2/Q1 के फॉर्म में लिख लीजिए। तो आपके पास आता है Q2/Q1 बराबर 1 - F θ1 θ2। Q1/Q2 बराबर 1 F θ1 θ2, जो उसको हमने माना है कैपिटल F, एक अदर फंक्शन जो कि θ1 और θ2 का फंक्शन है, जिसे हमने इक्वेशन 3 से प्रेजेंट किया है। कैपिटल F θ1 θ2 ताप θ1 और θ2 का एक अन्य फंक्शन है। माना कि उत्क्रमण इंजन अन्य तापों θ2 और θ3 के बीच कार्य कर रहा है। θ2 इज ग्रेटर देन θ3, तो Q2 ताप पर Q2 ऊष्मा ग्रहण करता है, θ2 ताप पर Q2 ऊष्मा ग्रहण करता है और θ3 ताप पर Q3 ऊष्मा निष्कासित करता है। समीकरण 3 से आप क्या देख रहे हैं? समीकरण 3 के ही तरह ही हमने इक्वेशन बनाई है। Q2/Q3 बराबर F विच इज ए फंक्शन ऑफ θ2 एंड θ3। अब हम एक और उत्क्रमण कार्नोट इंजन की बात कर रहे हैं। उत्क्रमण इंजन जो θ1 और θ3 के बीच में कार्य कर रहा है, तो उसका ताप θ1 से Q1 ऊष्मा ग्रहण करता है, ताप θ3 से ऊष्मा Q3 निष्कासित करता है। क्या इक्वेशन बनेगी सिमिलर पैटर्न से? Q1/Q3 बराबर F θ1 एंड θ3 का फंक्शन है। इक्वेशन 3, 4 एंड 5 हमने बना के रखी है। अब हम यूज़ कर रहे हैं एक मैथमेटिकल आइडेंटिटी। Q1/Q3 बराबर है Q1/Q2 डॉट Q2/Q3। आपको दिखाई दे रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड में Q1/Q3 है, राइट हैंड साइड में भी Q2 कैंसिल हो जाते हैं, तो Q1/Q3 मिलता है। तो ये चीज़ एक वैलिड है। इस इक्वेशन को में जो है हमने बना के रखा है Q1/Q3 बराबर Q1/Q2 माइनस Q2/Q3। इक्वेशन 3, 4, 5 से यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। आपको दिखाई दे रहा है लेफ्ट हैंड साइड में Q1/Q3 F θ1 और θ3 का फंक्शन है। तो समीकरण 3, 4, 5 से निम्न संबंध यथार्थ होने चाहिए। F θ1 θ3 का फंक्शन बराबर Q1/Q2 की वैल्यू आपको ऊपर दिखाई दे रही है, Q1/Q2 इज इक्वल टू F θ1 θ2। तो यहाँ लिखा F θ1 θ2 इंटू F θ2 इंटू θ3। आपको ये भी Q2/Q3 भी आपको ये दिखाई दे रहा है इक्वेशन 4 से। तो इन तीनों इक्वेशन से 3, 4, 5 से हमने इक्वेशन में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके इक्वेशन 6 बनाया। उपरोक्त समीकरण के बाईं ओर का व्यंजन केवल θ1 और θ3 टेम्परेचर पर का फलन है। इक्वेशन का जो लेफ्ट हैंड साइड फॉर्मूला आप देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड, वो θ1 और θ3 पर ही डिपेंड कर रहा है। इसीलिए दाईं ओर के व्यंजन को का ताप θ1 और θ3 का ही फंक्शन होना चाहिए।
अतः इस संबंध की वैलिडिटी के लिए दाईं ओर के फलन को में इस प्रकार होने चाहिए कि ताप θ2 पर निर्भरता समाप्त हो जाए। अतः समीकरण 6 से तभी सत्य होगा जब f θ1 θ2 का रूप f which is a function of θ1 divided by f which is a function of θ2 की भांति होगा। इस प्रकार समीकरण 6 की संतुष्टि के लिए आप देख रहे हैं f θ1 अपॉन f θ3 बराबर f θ1 अपॉन f θ2 f θ2 अपॉन f θ3। आप देखेंगे θ2 से θ2 फैक्टर कैंसिल हो रहा है तो डिपेंडेंसी θ2 की यहाँ पर ख़त्म हो रही है। आइए इस फिगर के बारे में बात करते हैं। यहाँ आपको फिगर दिखाई दे रहा है, इसमें हमने जो अभी ऊपर डेरिवेशन के लिए काम में लिया था कि θ1 और θ2 के बीच में कार्य करने वाला हीट इंजन, रिवर्सिबल हीट इंजन जो कि Q1 ऊष्मा ग्रहण कर रहा है, Q2 ऊष्मा निष्कासित कर रहा है। दूसरा हीट इंजन हमने कंसिडर किया जो θ2 और θ3 टेम्परेचर के बीच में कार्य कर रहा है, Q2 ऊष्मा ले रहा है, Q3 ऊष्मा दे रहा है। और एक तीसरा इंजन हमने कंसिडर किया था जो θ1 और θ3 टेम्परेचर के बीच में कार्य कर रहा है, Q1 ऊष्मा ले रहा है और Q3 ऊष्मा दे रहा है। θ1 ग्रेटर है θ2 से और θ2 ग्रेटर है θ3 से, तो θ1 θ2 θ3 में टेम्परेचर का रेशियो θ1 ज़्यादा है, θ2 उससे कम है, θ3 उससे भी कम है। समीकरण 3 से आइए समीकरण 3 देखते हैं। समीकरण 3 हमारे पास था Q1 अपॉन Q2 इज ए फंक्शन ऑफ कैपिटल F θ1 θ2। Q1 अपॉन Q2 इज ए फंक्शन ऑफ F θ1 θ2। इसमें हमने अभी देखा कि F का फॉर्म हमारा कैसा होगा, फाई θ1 डिवाइडेड बाय फाई θ2 का फॉर्म होगा। तो इससे हमने इक्वेशन नंबर 7 निकाल के रखा। चूँकि θ1 ग्रेटर है θ2 से, अभी हम टेम्परेचर की बात कर चुके थे कि θ1 ग्रेटर है θ2 से, तो Q1 भी ग्रेटर होगा Q2 से, और इसी वे के अंदर फाई θ1 भी फाई θ2 से अधिक होगा, अर्थात f θ1 इज़ ग्रेटर देन f θ2। इक्वेशन नंबर 8 समीकरण 7 से स्पष्ट है। इक्वेशन 7 आपको दिखाई दे रही है। इक्वेशन 7 से स्पष्ट है कि f विच इज़ ए फंक्शन ऑफ थीटा, टेम्परेचर थीटा का लीनियर फंक्शन है। जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा एफ थीटा की वैल्यू भी उसी रेशो में बढ़ेगी, अर्थात ताप वृद्धि के अनुक्रमानुपाती होता है। यह फलन एफ विच इज ए फंक्शन ऑफ थीटा को ताप मापन के प्रयोग में लाया जा सकता है। यदि एफ विच इज ए फंक्शन ऑफ थीटा ताप फलन को नवीन ताप पैमाने में 2 मान लें, तो एफ थीटा 1 इज 2 एंड एफ थीटा 2 इज इक्वल टू 2। इक्वेशन 7 अभी आपको दिखाई दे रहा है। इक्वेशन 7 से Q1 अपॉन Q2 बराबर 2 अपॉन 2 के है, विच इज़ इक्वेशन नंबर 9। यह नवीन ताप पैमाना जो कार्यकारी द्रव्य के गुणों पर निर्भर नहीं करता, ऊष्मागतिकीय ताप पैमाना कहलाता है। इस ताप पैमाने पर किन्हीं 2 तापों का अनुपात उन्हीं 2 तापों के मध्य कार्य कर रहे कार्नो इंजन के द्वारा ग्रहण की गई ऊष्मा तथा निष्कासित ऊष्माओं के अनुपात के बराबर होता है। आइए एफिशिएंसी की बात करते हैं। एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन इज़ 1 माइनस Q2 अपॉन Q1। तो अभी आपने देखा कि Q1 अपॉन Q2 2 अपॉन 2 के बराबर है नए टेम्परेचर स्केल में, तो ईटा बराबर 1 माइनस 2 अपॉन 2 विच इज़ इक्वेशन नंबर 10। जब हमने एक नया ताप पैमाना बनाया तो हमारी कुछ और रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसका 0 डिसाइड किया जाए, उसका 1 डिग्री डिसाइड किया जाए, उसमें अननोन टेम्परेचर कैसे ज्ञात कर सकते हैं, इसके बारे में चर्चाएं करें। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं हम एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर। एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर इक्वेशन 10 आपको दिखाई दे रहा है। इसमें अगर हम T2 को 0 कर दें तो Q2 भी 0 होगा, और अगर T2 0 है और Q2 0 है तो आपके पास एफिशिएंसी 1 के बराबर प्राप्त होती है। ये इक्वेशन नंबर 11 है। इसका क्या मतलब हुआ, ऊष्मागतिकीय ताप पैमाने का परम शून्य ताप उपक्रमणीय इंजन के सिंक का वह ताप है जिस पर इंजन द्वारा सिंक में ऊष्मा निष्कासित नहीं होती है।
अर्थात स्रोत से जितनी ऊष्मा ग्रहण की जाती है वह पूर्णतः कार्य में परिवर्तित हो जाती है। अर्थात उत्क्रमणीय इंजन की दक्षता 100% होती है। यही परम शून्य ताप की थर्मोडायनेमिकल डेफिनेशन है। आइए कुछ और चर्चा करते हैं। यदि किसी द्रव्य का ताप परम शून्य ताप तक कम होना संभव नहीं है। आप जानते हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर जो है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होता, क्योंकि यदि सिंक का ताप T2 नेगेटिव है तो इसकी दक्षता 100% से अधिक हो जाएगी। अतः यह इंजन सिंक से भी ऊष्मा ग्रहण करेगा, जो कि थर्मोडायनेमिक्स के सेकेंड लॉ के विरुद्ध है। धन्यवाद। कल इसी आर्टिकल को हम कंटिन्यू करेंगे।